कर दिया था। उम्मीद है कि सारा रिसीव हो गया होगा। वालेकुम सलाम जी सर, रिसीव हो चुका है। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, ये मैंने डिज़ाइन इस तरह से किया कि बेसिकली जो आपका कोर्स है उसमें सबसे पहला पोर्शन उसने आईटी का रखा हुआ। बट जब तक आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स ना हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ना पता हो, तब तक आईटी की इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, आईटी कंट्रोल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो उनकी समझ फिर नहीं आती। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स जो हैं उनके बारे में नाउ हाउ होनी चाहिए, ताकि आप बाकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो आज हम सबसे पहली चीज़ कवर अप करेंगे आपके कोर्स की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक टॉपिक मैं एंड करूँगा, देन आपको टाइम दूंगा। आप लोगों से जिसकी कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो हैंड रेस करके क्वेश्चन अपना पूछ सकेगा। हर क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, ठीक है? ये सोच के मत चुप बैठे रहिएगा कि पता नहीं बाकी हंसेंगे नहीं, क्वेश्चन क्या है या ये चीज़। नो, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर इन चीज़ों की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो जहाँ पे आपको लगे कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई या आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप हुआ, तो काइंडली आप 10 दफ़ा क्वेश्चन करें, कोई मसला नहीं। वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट साइंस जो हम लेते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैनेजमेंट साइंसेस, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या? 10,000 डेफिनेशंस मिलेंगी, बुक्स में भी मिलेंगी या नोट्स में भी मिलेंगी आपको। आपने अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इजी मैनर के अंदर अंडरस्टैंड करना है, तीन बेसिक चीजें हैं जिसको आप अपने माइंड में रखें। नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी चीज के साथ स्ट्रक्चर का वर्ड लगाएंगे ना, या बोलेंगे सिंपल स्ट्रक्चर, तो याद रखें वो फॉर्मल अरेंजमेंट होगा। अच्छा, फॉर्मल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसी चीजें जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने उन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी चीज जो है वो परफॉर्म करनी होती है, या जिस तरह से हम चीजों को लाइन अप करते हैं, हमने उन चीजों को वैसे परफॉर्म करना होता है। तो पहली बात यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल अरेंजमेंट होगा। किस चीज का अरेंजमेंट? उसमें अगर आप बात करें तो नंबर वन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क एक्टिविटीज हैं या जो टास्क हैं, उनको हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि अकाउंटिंग एक बिजनेस फंक्शन। अकाउंटिंग में कई चीजें, लाइक बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग जिसको आप बोल रहे हैं, वो इन्वॉल्व है। नंबर टू, अब इसके बाद जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई, तो आपने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। बाद में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग, बाकी सारी चीजें। ये एक बंदा नहीं परफॉर्म कर सकता ऑर्गेनाइजेशन। आपको इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल इंडिविजुअल्स की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बाय डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, दो या उससे ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। और ये नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल सारी वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म कर ले। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, तो उन लोगों को हमने वो टास्क आइडेंटिफाई करके देने हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है कि आप ये वाला टास्क परफॉर्म करें। तो यहाँ पे नंबर वन, फॉर्मल अरेंजमेंट हो किस चीज का? नंबर वन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने वर्क एक्टिविटीज और टास्क को डिवाइड किस तरह से किया हुआ है, और फ्लो ऑफ वर्क क्या होगा।
इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको जरा अगर हम प्योरीफाई फॉर्म के अंदर डिफाइन करें तो मैं एक चीज कहता होता हूँ, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इस तरह से समझें, दो बातें। नंबर वन, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, दो बातें। अब ये चेन ऑफ कमांड क्या है और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये आगे इस चैप्टर में आगे फुल नोट्स के अंदर मैंने मेंशन भी किया, बट स्टार्ट करने से पहले आपको उसके नॉलेज होनी चाहिए। चेन ऑफ कमांड को हम बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मैनेजेरियल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, या आप बोले अथॉरिटेटिव लेवल्स कितने। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सीईओ, देन आपके डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, देन सुपरवाइजर्स, देन एम्प्लॉयज। तो ये कितने मैनेजमेंट लेवल एग्जिस्ट करते हैं। नंबर टू, स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या चीज, अंडर वन मैनेजेरियल लेवल हाउ मैनी इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर वर्क एक्टिविटीज, यानी कि एक मैनेजेरियल लेवल कितने लोगों की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब ये है, अब मैनेजमेंट लेवल तो एग्जिस्ट करेंगे करेंगे, क्योंकि जो वर्क एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करवानी है, उन वर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई हेड तो चाहिए, जिसके पास बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, उसकी एबिलिटीज हो। और सारा काम मैनेजर खुद तो नहीं कर सकते ना, उनको अपने सबऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, कि जो टास्क, जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहते हैं, वो टास्क वो उनको डेलीगेट करें और वो लोग वो चीजें परफॉर्म करें। तो ये आगे फुल डिटेल में कवर हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, बेसिकली आसान लैंग्वेज में आप डिस्कस करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं, किस तरह से वर्क फ्लो होता है, किस बंदे ने कौन सी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, और किस तरह से मैनेजर्स अपने सब ऑर्डिनेट से वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म कराते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। बाज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बगैर भी एग्जिस्ट करती, यहाँ पे फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। बट पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, डिवीजन पे हम फिर बाद में आते हैं। की पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। नंबर वन, देखें, जब ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं ना, तो वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस फंक्शंस आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जनरेट कर रहे होते हैं, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, ये। अब हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आपको जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए ताकि आप फॉर्मली जो वर्क एक्टिविटीज हैं उनको डिवाइड कर सकें, या कन्वर्ट कर सकें स्पेसिफिक जॉब के अंदर, और असाइन कर सकें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि उन्होंने कौन सी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी। आप देखें, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एचआर का काम है, फाइनेंस या अकाउंट से रेलेवेंट वो फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। एचआर वाले कोई रोल परफॉर्म नहीं करेंगे रेलेवेंट टू अकाउंटिंग। तो आपको ये चीज पता लग जाती है। आप इसको अल्टरनेटिवली यूं भी कह सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने क्या चीज परफॉर्म करनी। ये कहाँ से पता लगता है आपको, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, कि जब आप वर्क एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं और उनको असाइन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये
अच्छा, अब यहाँ पे ना एक की कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। देखिए, पढ़ने का मजा तब आता है जब आपको सारी चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए एक स्टूडेंट का कि सर, ये हम वर्क एक्टिविटीज डिवाइड क्यों करते हैं? मैनेजमेंट साइंसेस में ना डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। एवोल्यूशन जब आया मैनेजमेंट का, तो एक इरा है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। टेलर, फेडरिक टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया इस चीज का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। वो ये कहता है कि हम एक वर्क एक्टिविटी को स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, ताकि वो वर्क एक्टिविटी स्पेशलाइज्ड मैनर में और इजीली परफॉर्म हो सके, और ईच एंड एवरी स्पेसिफिक पार्ट डन बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन। तो इसका मतलब ये वर्क एक्टिविटीज डिवाइड करने का मतलब क्या था? अब देखें, एक बंदा हो, फॉर एग्जांपल मैं, अगर मुझे कोई कंपनी कहे जी आपने हमारा फाइनेंस देखना, तो इसका मतलब ये नहीं है वो ये कह रहे हैं कि सर आप पहले ट्रांजैक्शन अगर होगी उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, देन उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन रिपोर्टिंग भी आप करेंगे, देन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी आप करेंगे। तो सारा कुछ तो मैं नहीं कर सकता ना। ये तो एक बहुत बड़ी फाइनेंस एक्टिविटी, उसको क्यों वर्क एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है? मैनेजेबल वर्क एक्टिविटी इसलिए, ताकि हर इंडिविजुअल इजीली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वर्क एक्टिविटी के हिसाब से असाइन की जाए, वो वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करे। नंबर 2, अब सारी बात है, आपने वर्क एक्टिविटीज डिवाइड तो कर दी डिपार्टमेंट्स में, अब लोगों को असाइन भी तो करनी है कि कौन सा बंदा कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। लाइक नंबर 1, बुक कीपर, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग। नंबर 2, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 3, कैशियर, कैश इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज करना। ट्रेजरर की बात करें तो क्या होता है? कैश किस तरह से जनरेट करना है, फंड्स कंपनी के लिए किस तरह से जनरेट करना है। टैक्स की आप बात करें, वो अलग। तो हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप असाइन करेंगे ये, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मैनर में होगी? उस बंदे ने जो रोल परफॉर्म करना है, मतलब आपने उसको जो वर्क एक्टिविटी असाइन किया है, उससे रेलेवेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पूछा जाएगा। अब मैं कैशियर से नहीं पूछ सकता कि भाई आपने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है या नहीं की। मैं उससे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पूछ सकता हूँ, ये मैंने बुक कीपर से पूछना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होती है। ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है, डिफरेंट इंडिविजुअल है, और एक बंदे ने एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हुए मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, म्यूचुअल सपोर्ट नहीं होगी, तो कोई भी इंडिविजुअल वो टास्क प्रॉपर मैनर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता। देन नंबर 4, क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स। इसी की बेस के ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बनाते हैं ना, कौन सा बंदा क्या करेगा। फिर कहता है आप इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। बाज वर्क एक्टिविटीज इंडिविजुअल परफॉर्म करने की होती है, बाज वर्क एक्टिविटीज आप एज ए ग्रुप परफॉर्म करते हैं विद इन डिपार्टमेंट, या बाज आप बात करें तो जारी बात है, फाइनेंस की बात करें वो तो डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बट उसमें अगर कोई ग्रुप बना हुआ है एम्प्लॉयज का, या ये है, तो आप बाज का किसी ग्रुप के भी मेंबर होते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल बेसिस पे वर्क एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश करना। अब ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटीज क्या है? देखें, सीईओ, डायरेक्टर्स, बात करें मैनेजर्स, या ये। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ।
फॉर्म, अब मुझे पता है कि इसमें अगर मैं बात करूं कि न्यू एम्प्लॉयज से रेलेवेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसी बनानी है या ये, तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, उसका अप्रूवल किसके पास है? पक्की बात है एचआर डायरेक्टर के पास होगा भाई, और उसने फिर आगे उसका अप्रूवल लेना होगा। तो ये जो हम बात करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मैनेजरियल लेवल्स हैं और उनके पास किस लेवल की अथॉरिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की पे इस चीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। देन रिसोर्स एलोकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करती है, गोल है उसका, कोई भी वो जो टारगेट सेट किया उन्होंने उसको अचीव करना है। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है ना, या ये जो हम इसी पे रहे अगर, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो वर्क एक्टिविटीज आपने असाइन की है ना, उस बंदे ने वो वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बट उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। वो रिसोर्सेज पहले आइडेंटिफाई करना किन रिसोर्सेज की जरूरत है, ताकि वो इंडिविजुअल अपनी वर्क एक्टिविटी इजी मैनर के अंदर परफॉर्म कर सके। देन नंबर टू, अगर आप बात करें तो वो क्या चीज है कि वो रिसोर्स उसको प्रोवाइड भी करना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट। देन अगर हम बात करें कि की एलिमेंट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, 6 मेन की एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। नंबर 1, वर्क स्पेशलाइजेशन। नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नंबर 3, चेन ऑफ कमांड। नंबर 4, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नंबर 5, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 6, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब इसको आप डिसीजन मेकिंग भी कह सकते, नंबर 6 को। अच्छा, अब दो बातें। क्या कहता है वर्क स्पेशलाइजेशन? अच्छा, कई लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। वो क्या है, लोग समझते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर ही वर्क स्पेशलाइजेशन है। नो, दो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट इन पॉइंट्स को मिक्स कर जाते हैं। अच्छा, वर्क स्पेशलाइजेशन बेसिकली क्या है? ये जो मैंने अभी आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया ना, उसको माइंड में रखें कि एक लार्ज वर्क एक्टिविटी को आपने स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ। यही है कि किस हद तक आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली उस टोटल फंक्शन को या वर्क एक्टिविटी को सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो ईच एंड एवरी पार्ट डन बाय पर्टिकुलर पर्सन। वो पर्टिकुलर पर्सन कौन होगा? जिसको आप वो वर्क एक्टिविटी असाइन करेंगे, वो होगा। अच्छा, अब देखें, ये वर्क स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले आता है, फिर डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आता है, या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आता है। पहले तो आप टास्क आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। देन बेसिकली क्या होता है
फिर वो जो नेचर ऑफ वर्क होती है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं क्या हमें स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए या अनस्किल्ड से भी काम चल सकता है। बाज जॉब्स आप देखते हैं ना, ऐड आते हैं जॉब्स के, तो उसमें लिखा होता है कितना पर्टिकुलर ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर अनस्किल्ड लेबर होगी या पर्टिकुलर पर्सन होगा तो हो सकता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट फिट ना बैठे। तो ये नेचर ऑफ जॉब जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो टास्क की जो नेचर है जो भी किसी इंडिविजुअल ने परफॉर्म करनी है, आपने कोई टास्क किसी भी इंडिविजुअल को असाइन करना है तो उसकी नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी की बेसिस पे फिर आप ये डिसीजन लेते हैं कि वो टास्क आपने किसको आइडेंटिफाई करना है, असाइन करना है। फिर वो आप नेचर डिफाइन करते हैं कि वो टास्क जो है वो स्पेशलाइज पर्सन, स्किल्ड पर्सन परफॉर्म करेगा या अनस्किल्ड से भी काम कर चल सकता है। बाज ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये चॉइस होती है कैसे, दो चीजें एज ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। बाज कंपनीज अनस्किल्ड लेबर ले लेती, क्यों? क्योंकि उस केस में मे बी आपको उनको वेजेस या सैलरीज कम पे करनी पड़ जाए। ठीक है, वो किस तरह से फिर उनको मैनेज करते हैं, वो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, वो ट्रेन करते हैं। बट ट्रेनिंग पे भी कॉस्ट अकर होगी, बट एक चीज याद रखें वो वन टाइम कॉस्ट है। बट अगर आप स्किल्ड लेबर हायर करें या स्किल्ड पर्सन हायर करेंगे स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो ये पक्की बात है आपको अपना पेरोल बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपनी सैलरी डिमांड करेगा। तो उस केस में जो कंपनी का एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, वो इंक्रीज भी होगा। और ये वन टाइम कॉस्ट नहीं है, ये आपको हर साल विद इंक्रीमेंट फिर पे भी करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड, कंपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है, हर कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है। इसमें अगर आप टाइमली राइट डिसीजन नहीं ना लेते तो कई लोग ये अपनी पुअर एचआर पॉलिसीज की वजह से फिर इसमें मार भी खाते हैं। कई कंपनीज फिर इसका एडवांटेज भी लेती। इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में मार्केट लीडर था मोबलिक टेलीकॉम सेक्टर। हुआ क्या, जब न्यूज चली ना कि टेलीनॉर पाकिस्तान में आ रहा, देन उससे पहले एक बड़ी ह्यूज लेवल की ट्रेनिंग कंडक्ट की मोबलिंग ने अपने एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा हुआ क्या कि वो ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर ली उन्होंने, वो भी अब ट्रेनिंग कॉस्ट तो बियर कर ली मोबलिंग में। बट नेक्स्ट ईयर ट्रेनिंग कराते साथ ही ना वो कुदरती ईयर एंड हो रहा था और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो रही थी। एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारी सैलरीज इंक्रीज होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एम्प्लॉयज खुश नहीं थे। टेलीनॉर आया, टेलीनॉर ने क्या किया, उन्होंने उनके एम्प्लॉयज को ऑफर दी कि आप हमसे जरा सैलरी ज्यादा ले लें और हमारी कंपनी ज्वाइन कर। वो वन टाइम कॉस्ट पे कर, उसमें वो जो उन्होंने बियर कर ली, बट बाद में एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर सके। टेलीनॉर ने उस चीज का एडवांटेज ले ली, उनको ट्रेनिंग कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ी, उनको स्किल्ड लेबर मिली। तो ये अगर आपको लगता है ना सिर्फ बुकिश नॉलेज है या ऐसा नहीं, नो, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। कल को आप एज ए मैनेजर या एज ए जॉब होल्डर, यही चीजें हैं जिनका आपको सामना करना, ये चैलेंजेस है जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस पेपर में ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब प्रोफेशनल बॉडी में ना उसने आपको एक लेवल के ऊपर ला के पास करना है। वो चेक कर रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर करती है, आप चीज़ों को उस मैनर के अंदर आंसर कर सकते हैं, अच्छी एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हैं, देन यस आप पास। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। तो ये 1 मिनट में लेता हूँ क्वेश्चन। देन नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या?
अब ये जो आपने ऊपर कहा ना कि आपने एक बड़े टास्क को सेपरेट जॉब्स में या सेपरेट टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया, अब आपने उस वर्क स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे उन जॉब्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में असाइन करना है। अच्छा, डिपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस फंक्शंस है, क्योंकि इसमें जो टास्क है उसकी नेचर फिर स्पेशलाइज है, जो मैंने बोला। अब जिस तरह अकाउंट्स है वो एक अलग है स्पेशलाइजेशन, एचआर है वो एक अलग से, वर्क एक्टिविटी है क्या, अगर आप हैं तो आपको अकाउंट्स भी बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, एम्प्लॉयज को भी रिक्रूट करना है, प्रोडक्शन भी करनी है, सारा कुछ है। ये स्पेशलाइज्ड टास्क है, बट इन स्पेशलाइज्ड टास्क को आपने असाइन करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की बेसिस के ऊपर। तो बेसिकली आप इस स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे ये जो बिजनेस फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को आप क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अपनी कम्प्लेक्सिटी, अपनी नेचर ऑफ वर्क, अपनी स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे। यहां तक जनाब, अब बारी बारी हैंड रेज करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस किसी की कोई क्यूरी हो या कोई बात अगर समझ में नहीं, हैंड रेज मस्ट, पूछ सकते हैं आप अगर कोई बात क्लियर नहीं है। जी तैयब, शाबाश, पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तैयब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर ये पूछना था कि जो वर्क स्पेशलाइजेशन होती है सर, इसमें बंदे को मतलब स्पेशलाइज किया जाता है कि आपने यही काम करना है, लेकिन बाज औक़ात होता है कि उसको एक बंदे को ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, सर इतना काम कह रहे हैं, मल्टीटास्किंग टू मच हो जाती है सर, वो किस कैटेगरी में आएगी? अच्छा, ये तैयब दो अलग बातें। नंबर वन, ये जो मैंने आपको टेलर अप्रोच बताई ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, साइंटिफिक मैंने टेलर ये कहता है कि बेसिकली हमने लार्ज वर्क एक्टिविटीज को डिवाइड किया और ईच एंड एवरी पार्ट डन बाय स्पेशलाइज पर्सन। अब यहाँ पे जो ये है ना कि हर बंदा एक स्पेशलाइज जॉब परफॉर्म करेगा, बेसिकली यहाँ पे वो रिजल्ट कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बड़े डल होते हैं, कि लोग डेली बेस पे, डेली रूटीन के अंदर एक ही जॉब, एक ही नेचर वो बार बार परफॉर्म कर करके ना बोर हो जाते हैं, और उनकी एफिशिएंसी का लेवल जो होता है या प्रोडक्टिविटी का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, बास नेचर ऑफ वर्क ऐसी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगी कि जो हम वर्क डिवीजन कर रहे हैं, क्या उसके अंदर मल्टी टास्किंग इन्वॉल्व है। इसी वजह से आज की डेट में जब जॉब आप डिजाइन करते हैं ना, या वर्क लोग ये और वर्क एक्टिविटीज डिवाइड करते हैं, तो उसके अंदर इसी वजह से मल्टीटास्किंग को उसका पार्ट बनाया जाता है, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो बोर फील ना करें, उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज रहे। तो ये उसके बिहाइंड तैयब रीजन है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं, ये जब हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो उसमें एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। वो आप अपनी जॉब नेचर के अंदर, या जो एचआर है, या जब आप जॉब एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, तो उसके अंदर देखा जाता है कि उस जॉब को कितना मल्टीटास्क बनाया जा सकता है। ठीक है तैयब जी। सर इसमें ये भी हो जाता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब वर्कलोड तो जारी बात है, अब वो कहता है स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, उनकी साइकी क्या है, वो कितना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। हो जाता है वर्कलोड, मैं तुम्हारा गम समझ सकता हूँ। जी फिदा। ओके सर, ओके। जी फिदा, माइक अपना अनम्यूट करके आप कर सकते हो क्वेश्चन। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बाल शाम, अल्लाह करम। फिदा जी पूछो। अच्छा सर, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो एक पॉइंट है, क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट, इसको थोड़ा काइंडली दोबारा एलिबरेट कर दें। कौन से वाला, क्लस्टर वाला? जी जी, क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट, के भाई अच्छा, जॉब्स को छोटे छोटे हिस्सों में
हाँ Right. यही आपको वो आप खुद ही पहुंच गए। क्लस्टरिंग का मतलब ये था, अब जिस तरह एक हम बात करें, एक हमने सब डोमेन बनाई ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह आप वर्क एक्टिविटी फाइनेंस, तो फाइनेंस में एक चीज तो नहीं आती ना, सारी ठीक हैं। हो गया। मैंने आपको बताया एग्जांपल, क्लस्टरिंग आप बनाने लगे तो बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन आप आगे बात चलें कैश, ट्रेजरी, उसके बाद टैक्स, ये सारी चीजें, तो ये क्लस्टरिंग होती है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बिल्कुल। ठीक, गुड जी। किसी थैंक यू और सर। का कोई क्वेश्चन शाबाश पूछ लें। क्लियर है, डन, आगे चलते हैं। अब जब आपने ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जनरेट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, बिजनेस फंक्शंस के हिसाब से, तो कहता है बेसिकली ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन आप करते हैं ये किन बेसिस के ऊपर करते हैं। इसमें कुछ बेसिस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि डिपार्टमेंटलाइजेशन इन इन बेसिस के ऊपर होती है। तो वो कौन कौन सी बेसिस है? नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मोस्ट दुनिया में पॉपुलर जो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर अप्रोच है वो है फंक्शन बेस्ड अप्रोच, कि आप डिफरेंट फंक्शंस की बेसिस पे डिपार्टमेंट्स जनरेट कर लें और वहाँ पे उस कॉमन स्किल के लोगों को ले आए और उनसे जॉब परफॉर्म कर लें। और फंक्शन यही जो एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस में जिन्होंने एमबीए किया इन फाइनेंस वो आके बैठ गए। आप लोग जिस तरह पिफा करके ये अकाउंट्स में, एक बात यूं यूं ही मार्केटिंग जिन्होंने पढ़ी वो मार्केटिंग में लोग बैठे हैं। तो ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अच्छा, दूसरी जो ग्रुपिंग है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ, या डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम करते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक कंपनी की एक तो नहीं होती ना प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट ए टाइम। तो कहता है उस बेसिस के ऊपर आप डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल देते हैं, देखिए बैरियर डाउन, एक प्रोजेक्ट तो नहीं है, एक प्रोडक्ट तो नहीं है, मल्टीपल। सफारी उनके अलग हैं, विलास अलग हैं, बाकी अपार्टमेंट्स अलग हैं, हाउसिंग अलग है। तो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट अगर आपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया तो वो फिर जियोग्राफिकल बेसिस पे। अच्छा, ये जियोग्राफिकल बेसिस क्यों है? क्योंकि अब एक कंपनी एक जगह पे नहीं ऑपरेट करती, मोर देन वन जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर ऑपरेट कर रही होती। अब ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर एक कंट्री के अंदर है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये। अब बैंकिंग सिस्टम में एक ब्रांच तो नहीं होती ना बैंक की, या एक ही जगह ऑफिस है, नो। आपकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज की बेसिस पे होती है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस में भी अब कई टाइप के बिजनेसेस हैं जिसमें आप जो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस करते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, देखें एक गारमेंट कंपनी है। अब गारमेंट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं ना। अब फॉर एग्जांपल वो कंपनी है, वो कॉटन पहले रॉ फॉर्म में परचेज करती है, देन उनकी अपनी वीविंग मिल है, वो उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, देन उससे कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद उनका जनाब डाइंग सेक्शन वगैरह है जिसमें वो कलर, डिजाइन और ये सारी चीजें करते हैं। फिर उसके बाद अलग है, लेडीज जेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, वो है, फिर कटिंग, उसके अलावा स्टिचिंग, उसके अलावा फिर उसमें से जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो प्रोसेसेस जितने। अब डाइंग अलग है, वेविंग अलग अलग है। फिर कस्टमर बेस, ये मोस्टली जो टेलीकॉम सेक्टर वाले यूज करते हैं, या आप बात करें बैंकिंग में, कस्टमर की बेसिस के ऊपर अब आप डिवीजन क्रिएट करें, ये भी। थर्ड मेन कॉन्सेप्ट इज चेन ऑफ कमांड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी लाइन ऑफ अथॉरिटीज है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि कितने मैनेजमेंट लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मेन तो ऑर्गेनाइजेशन में तीन मेन मैनेजमेंट लेवल होते हैं। नंबर वन स्ट्रेटेजिक, नंबर टू टैक्टिकल, नंबर थ्री ऑपरेशनल। अब या फर्स्ट लाइन, मिडल लाइन और सॉरी टॉप,
मिडल एंड फर्स्ट लाइन, यूं भी बोल सकते हैं। तो ये कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने अथॉरिटेटिव लेवल्स या मैनेजमेंट लेवल्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, देन एम्प्लॉइज, यूं। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट कहते हैं चेन ऑफ कमांड में अपने आप जब आप डिजाइन करें ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, हिरार्की होता है ये जो डिफरेंट जो अथॉरिटेटिव लेवल्स हैं और लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको बेसिकली एक पेपर पे ड्रा करना, इनका एक का लेवल का दूसरे लेवल के साथ लिंक जोड़ना। अभी नीचे डायग्राम है आ रहा है देखिएगा। अच्छा, दो कहते हैं जब आप चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश करने लगे तो हमेशा अपने माइंड के अंदर कहता है दो की कॉन्सेप्शन, दो की एरियाज हैं, इनको अपने माइंड में लाजमी रखना। नंबर वन इज अथॉरिटी एंड नंबर टू इज यूनिटी ऑफ कमांड। अथॉरिटी क्या कहता है बेसिकली, जैसे एक बात होती है ना, ये विरासत का कॉन्सेप्ट होता है। एक जनरेशन थी उसने अपने एसिड सेकंड को कन्वर्ट किए गए। तो यहाँ पे भी ये कहता है कि जब आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे बैठेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो इनहेरेंटली आपके पास अथॉरिटी आएगी जो उस जॉब से रेलेवेंट है। क्या आपने उस जॉब को परफॉर्म करवाने के लिए ये दूसरों को जब टास्क डेलीगेट करेंगे तो आप किस लेवल की इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स उनको दे सकते हैं। अब अथॉरिटी का मतलब कि देखें असल तो ऑर्गेनाइजेशन में ये ओनर की बात करें, शेयर होल्डर्स हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने तो वो ये जो अपना डिसीजन मेकिंग था या अपनी अथॉरिटी थी वो आपको डेलीगेट कर दी। अब ये अथॉरिटी का मतलब क्या, आपको किसी चीज के लिए ऑथोराइज कर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन में देखे ना, हर बंदे के साइन से चेक ड्रा नहीं हो जाता, किसी बंदे को आपने पर्टिकुलर अथॉरिटी दी होती है, ये चेक साइनिंग अथॉरिटी तुम्हारे पास ऑथराइज की है कि तुम ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, ये सबसे की एस्पेक्ट है, याद रखें। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है आप सिर्फ एक ही सुपीरियर की बात सुनेंगे, एक ही बंदा आपको डायरेक्शन दे सकता है। मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर आप बात सुनेंगे ना, फिर नहीं हो सकता। फिर हर बंदा कहेगा मेरे वाला काम कर लो, मैंने जो बात की है वो कर लो, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट अराइज हो। ऐसा नहीं कर सकते। आगे चलते, ये चेन ऑफ कमांड के उलट होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको क्या बताया, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है कि अंडर वन मैनेजरियल लेवल हाउ मैनी इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर वर्क एक्टिविटीज, या एक मैनेजरियल लेवल कितने लोगों की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर है, वो कितने लोगों को सुपरवाइज करता है, ये आम लैंग्वेज में आप समझ। अब कहता है ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये डिपेंड अपॉन है डिफरेंट चीजों पे, और वो कौन से हैं एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, मैनेजर कैपेबिलिटीज, वो फिजिकली और मेंटली कितना स्ट्रांग है। मतलब अगर उसकी कैपेबिलिटीज हैं तो वो ज्यादा लोगों को एक टाइम पे मैनेज कर सकता है। अगर नहीं है, हल्का मैनेजर है या उसके अंदर पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वो कम लोगों को करेगा। फिर मैनेजर के ऊपर वर्कलोड क्या है, नेचर उस वर्कलोड की। अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है तो फिर वहां पे कम लोग उसके अंडर वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करें, क्योंकि जॉब की टेक्निकलिटी ऐसी है कि वो ज्यादा लोगों को मैनेज कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर थर्ड, नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, अगर जो टास्क परफॉर्म करने वाला है वो बेसिक रूटीन का, तो फिर तो ज्यादा लोगों को वो सुपरवाइज कर सकता है। अदरवाइज अगर स्पेशलाइज्ड है तो वहां पे फिर मैनेजरियल लेवल बहुत ज्यादा हो। आगे, जियोग्राफिकल डिस्पर्शन कैसी है, आपकी प्रेजेंस जियोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको ज्यादा मैनेजर्स चाहिए। एक बंदा हर जियोग्राफिकल एरिया को नहीं टारगेट कर सकता।
देन कहता है लेवल ऑफ कोहेसिवनेस विद इन दी टीम। कोहेसिवनेस का मतलब होता है एक तरफा होकर सब कितनी यूनिटी से मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। अगर ये कोहेसन हाई हो तो आपको कम मैनेजर की जरूरत होती है, बट अगर जो कि ग्रुप पॉलिटिक्स अगर एग्जिस्ट करती हो ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स में, आपका यहाँ पे पोर्शन है पूरा ग्रुप का कि आप ग्रुप कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कैसे किया जा सकता है उसको, ग्रुप की फॉर्मेशन की स्टेजेस भी हैं और पास पेपर में क्वेश्चन भी है। ये वो इंशाल्लाह जब हम वो कवर करेंगे उसमें फुल क्वेश्चन में ये डिटेल में जाके बात करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक की एस्पेक्ट वो ये है कि ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, इसकी बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है उसने अपना स्ट्रक्चर कैसा रखना है। दो तरह के स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 इज टॉल एंड नंबर 2 इज फ्लैट। अब यहाँ पे कहीं आगे पीछे भी ध्यान है ना, या घर पे बैठे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, ये दो बातें बड़े की कॉन्सेप्ट है, जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। टॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इसमें जो चेन ऑफ कमांड होती है ये लेंथी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लेवल होते हैं। और टाल को बेसिकली नैरो ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, मतलब इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है, कम है, इंडिविजुअल्स कम है अंडर वन मैनेजरियल लेवल। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैनेजरियल लेवल इन्वॉल्व है, लेंथी हिरार्की है। ये देखें, ये टॉल, ये आपको बता रहा है, ये एक मैनेजर, ये इसके अंडर दो, फिर उससे आगे फर्दर ये डिफरेंट मैनेजर लेवल एग्जिस्ट है। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन को आप नैरो भी बोलते हैं। नैरो का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि अंडर वन मैनेजरियल लेवल बहुत कम लोग अपनी वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। या टॉल का मतलब ये भी होता है कि इसकी जो ये हिरार्की है ये क्या है, लेंथी। आगे चलते हैं। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं इसमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या, अंडर वन मैनेजरियल लेवल बहुत ज्यादा लोग अपनी वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, या इस स्ट्रक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर मैनेजर बहुत ज्यादा लोगों की रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो स्केलर चेन होती है ये लॉन्ग होती है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में ये शॉर्ट होती है। इसमें फ्यू मैनेजरियल लेवल होंगे फ्लैट में और टॉल में ज्यादा होंगे। जी जनाब, यहां तक अब पूछें, हैंड रेज करके किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर ना हो, शाबाश पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये टॉल और फ्लैट को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी कहा जा सकता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो बेसिकली हम ना यहाँ पे वो तो विद इन दी डिपार्टमेंट और लाइन ऑफ अथॉरिटी उनके हिसाब से, बाकी इसको वर्टिकल और आप ये कह लें कि मैनेजमेंट लेवल वर्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कह नहीं सकते वैसे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, डिपार्टमेंट में कितना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वो कुछ और कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टॉल, ये विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मैनेजमेंट लेवल्स के हिसाब से, तो वर्टिकल और उसमें नहीं कह सकते। चले आप ये याद रखने के लिए कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकली लार्ज होगी और हॉरिजेंटली शॉर्ट होगी, और इसको कह लें फ्लैट वाले को कि वर्टिकली शॉर्ट होगी हॉरिजेंटली लार्ज होगी, अपने याद रखने के लिए। बट ऐसा मैनेजमेंट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो वर्टिकल हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन और वो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और सेंस के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, तंजीला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी मैडम। सर सर ये टॉल और फ्लैट की ना जरा एक एक एग्जांपल दे दीजिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए।
ठीक है, मैं देता हूं। टॉल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो नेचर ऑफ टास्क है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, जिसमें टेक्निकलिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपरविजन की जरूरत होती है। जैसे प्रोडक्शन होती है कंपनीज जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। नहीं नहीं सिद्रा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन में सिर्फ हो तो वहां पे नहीं, ये डिपेंड अपॉन करती है सिद्रा कई और चीजों पे। लाइक अच्छा फॉर मैंने कहा शायद। एग्जांपल, अगर एक ऐसी ऐसी कंपनी है जिसके पास स्किल्ड स्टाफ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए टॉल स्ट्रक्चर कभी भी सूटेबल नहीं है क्योंकि वहां पे लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड है, तो वो उसके लिए फ्लैट ही सूटेबल है। वो बेशक प्रोडक्शन में हो या ना हो, ये चीज डिपेंड नहीं करती। मैंने कहा नेचर ऑफ टास्क कैसा है, वो कंपनी बेसिकली उसके जो वर्क है वो कितना टेक्निकल नेचर का है। लाइक अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करें, वहां पे नेचर ऑफ वर्क और ये कम्प्लेक्सिटी कितनी हाई है, मैनेजरियल लेवल्स आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, हर लेवल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सुपरविजन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये चीज आती है। अब ये फिर आगे फर्दर अगर हम इसको देखें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है फिर नेचर पे भी नहीं डिपेंड करता, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है और उस लेवल के लोग हैं तो फिर मैनेजमेंट को उस केस में ये डिसीजन लेना कि भाई हम कम अपने जो मैनेजमेंट लेवल है उनको कम करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, जो हमारी लेबर है स्पेशलाइज है उसको वेजेस ज्यादा देंगे, तो उस पर सुपरविजन जो रिक्वायर्ड नहीं है आपको। तो ये कई और चीजें हैं जिसको आप देख के ये चीज डिजाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक आप ये नहीं कह सकते ये इसके लिए ये सूटेबल है या ये, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज एंड सिचुएशंस ये चीज एग्जिस्ट। नहीं बस ठीक है, वैसे मुझे लगा कि शायद ये जो सर्विसेज के लिए सूट करता है जो फ्लैट है। नहीं 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 नहीं, ओके नहीं। ओके ओके। हम ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि प्रोडक्शन के लिए फ्लैट और सर्विसेज के लिए टॉल, नो, ये यूं नहीं होता, हम इंडस्ट्री बेसिस पे नहीं जाते, ठीक है ना। ये कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, सिचुएशंस देखते हैं, ये आपको भी बाद में ये पहले की कॉन्सेप्ट्स पढ़ा लो ना, फिर आपको लेके जाता हूँ मैनेजमेंट साइंसेस की गहराइयों में, वहां से फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये थ्योरीज जो डेवलप हुई हैं, फॉलोअर्स हैं, कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो किस बेसिस के ऊपर ये बातें करते हैं, ठीक है ना। बट ये नहीं है कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग यूं नहीं है इसके लिए। जी तनवीर, तनवीर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। चेक कर लो हैंड फ्री वगैरह प्रॉपरली कनेक्टेड है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन या चलें आगे। अब देखें, सिद्रा ने और एक और ने ना मैडम ने वो जरा क्वेश्चन थोड़ा पहले किया। अब हम आते हैं यहाँ पे दो बातों के ऊपर से, ये देखें अब आपको कई बातों के आंसर नेक्स्ट जो आप सोच रहे थे ना, आपको खुद ब खुद उसका आंसर मिलने लगा कि ये जो हम टाल और फ्लैट का डिसीजन लेते हैं ये क्या। अच्छा, ये ना मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ यूएसबी में, जी एक मिनट, एक आपको ना सीए की एक बुक में लेके जाता हूँ कहीं पे, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये ना एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ना बर्न एंड स्टालकर का एक मॉडल है। मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन ना, फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 3, यस, यहाँ पे आपको ला के मैं दिखाता हूँ, शेयर करें, ये चेक करें, ये जो चैप्टर 3 आपके पास खोला है ये सारों को नजर आ रही है स्क्रीन। यस सर। ठीक है, जी अब सर। देखिएगा मैं आपको 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 बताता हूँ अप्रोच।
ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना, टाइप्स यहाँ पे आएगा, ये बर्न्स एंड स्टॉक मॉडल, यहाँ पे बात बताता हूँ। ये ना कॉन्टीजेंसी थ्योरीज, दो बातें, दो थ्योरीज है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। हम बात करते हैं, एक कॉन्टीजेंसी थ्योरीज है और एक है कॉन्टेम्पररी थ्योरीज। अच्छा, कॉन्टेम्पररी थ्योरीज देखती हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो करंट इश्यूज चल रहे हैं ना, उनको कैसे, या करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, हम उसकी बात करें। अच्छा, ये जो कॉन्टीजेंसी थ्योरी है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इनमें जितनी भी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, इन्होंने बेसिकली आपको ये बताया कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या सर्कमस्टांसिस हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस एंड पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन सा होना चाहिए, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, कल हमने जो लेक्चर 2 कवर करना है, और ये आपके पास पेपर में ना क्वेश्चन आया हुआ भी है एक, कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट आया कि आप कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, ये आगे है। बट एक चीज, ये आपको सपोर्ट कहाँ से मिलती है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये आपको डिफाइन करेगी कॉन्टीजेंसी थ्योरी। और कॉन्टीजेंसी थ्योरी में ये जो आपके पास मॉडल है ना बर्न एंड स्टाल्कर का, इसने बेसिकली बर्न एंड स्टाल्कर का दो तरह, ये देखें बर्न एंड स्टाल्कर, ये मैकेनिस्टिक या ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये जो हम टॉल और फ्लैट की बात कर रहे हैं ना, ये उसको सपोर्ट देने लगा कि टॉल कब होती है सूटेबल और फ्लैट, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम टॉल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम फ्लैट की तरफ जाएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि ये इंडस्ट्री बेस्ड डिवीजन है, कि भाई हम ये कहें कि ये शायद सर्विस इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में पर्टिकुलरली ये चीज सूटेबल है, तो वो गलत होगा। इस बेसिस पे नहीं है, वो सर्कमस्टांसिस कौन से जिसकी बेसिस के ऊपर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन होगा, तो वो ये है। कौन से होंगे, अब जरा ध्यान कीजिएगा यहाँ पे बातें क्लियर। कहता है नंबर 1, वर्क स्पेशलाइजेशन अगर हाई है। वर्क स्पेशलाइजेशन वो क्या कह रहा था बेसिकली, कि हमने देखा है कि वर्क एक्टिविटी को जब हमने डिवाइड किया, वो उसकी नेचर कितनी स्पेशलाइज्ड है। अगर है हाई कम्प्लेक्सिटी या हाई डिग्री ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन रिक्वायर है तो टाल, अगर लो है, बहुत ज्यादा फॉर्मुलाइजेशन वर्क स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो फ्लैट सूटेबल। आगे डिपार्टमेंटलाइजेशन की कहता है, अगर रिजिड हो, ट्रेडिशनल बेसिस पे, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आप किसी किस्म की कोई इन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो कर सकते वो। और फ्लैट कब होता है, कहता है कंटेम्पररी। अब देखा, मुझे मैंने वर्ड बोला था, किसी भी एरिया में एजुकेशन में आप कंटेम्पररी का वर्ड सुने ना, ये क्या इमर्जिंग ट्रेंड जा रहा है, क्या है डायनेमिक। ये आपको लगता है फ्लैट क्यों सूटेबल होता है, इसलिए भी होता है कि जैसी पर्टिकुलर नेचर ऑफ इन्वायरमेंट होगी बिजनेस की, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, इसमें रिजिडिटी होती है टाल में, कि आपने वो पर्टिकुलर एसओपीज, प्रोसीजर्स, ऑपरेशनल मैनुअल्स, प्रोसीजरल मैनुअल्स, ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आगे मैनेजमेंट लेयर्स कहता है, इसमें आपको यानी कि ये कहना चाह रहा है सुपरविजन, जब आपको हाई रिक्वायर्ड है या मैनेजमेंट लेवल की ज्यादा जरूरत है तो टाल, अदरवाइज फ्लैट कम रिक्वायर्ड है। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहता है, यानी कि एक मैनेजरियल लेवल कम लोगों की रिपोर्टिंग करे तो वो टाल सूटेबल है, नैरो। और अगर एक मैनेजर ज्यादा लोगों को संभाल सकता है, इतनी मैनेजर की कैपेबिलिटी है, वो इतना स्पेशलाइज्ड है, तो फिर फ्लैट उसमें, क्योंकि वाइड होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। आगे डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करेगा, अगर सेंट्रलाइज्ड रखनी है तो टॉल, अगर डिसेंट्रलाइज्ड रखनी है तो फ्लैट। अब आप सोचेंगे ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, अभी नहीं, ये आगे पूरा टॉपिक आ गया।
ये नेक्स्ट यही है, ठीक है। चेन ऑफ कमांड अगर लॉन्ग रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट लेवल, तो टॉल सुटेबल है, अदरवाइज फ्लैट। तो ये वो सर्कमस्टांसिस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सुटेबल। तो टॉल को मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और जो फ्लैट है ये ऑर्गेनिक। अब ये जो बंदा है मैंने आपको बताया जिसकी बेसिस पे ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, वो बर्न्स एंड स्टार्कर था बेसिकली, जिसने ये अप्रोच या ये डिवीजन आपको बताई थी, ये उसके अकॉर्डिंगली। कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज तो कुछ और भी कहती हैं। अब ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, अगर सर्कमस्टांसिस और ये तो उसने आपको बता दिया सिचुएशन, बट ये भी चेंज हो जाती है सिनेरियोस। कॉन्टीजेंसी थ्योरी एक नहीं है, कई है। कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक नहीं है, मल्टीपल है। तो हर थ्योरिस्ट जो थ्योरिस्ट है उसका पर्सपेक्टिव दूसरे थ्योरिस्ट के पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने फिफ्थ एलिमेंट पढ़ना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं 3 मेन मैनेजमेंट लेवल होते हैं, जैसे भी आपको पहले बताया। टॉप मैनेजमेंट जिसमें कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट आती है, कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम होता है, टॉप मैनेजमेंट। अब ये जो ओवरऑल डायरेक्शन का मतलब कह रहा है, गोल कौन सेट करता है, टॉप मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट ये बेसिकली ब्रिज का काम करती है बिटवीन टॉप मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन। टॉप मैनेजमेंट वाले जो इनको कहते हैं टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कन्वे मिडल वालों को करते हैं। मिडल वालों का काम होता है उस चीज को, उस डिसीजन को जो कि टॉप मैनेजमेंट ने लिया, उस डिसीजन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाना। और किससे इंप्लीमेंट करवाते हैं, थ्रू फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। ये वो होते हैं जो कि डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को, असिस्टेंट मैनेजर्स हो गए ये। अब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन ये आएगा, जबकि मिडिल में असिस्टेंट मैनेजर्स, जबकि टॉप मैनेजमेंट सीईओ, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वीपी कॉन्सेप्ट जिस तरह बैंक में होता है ये। अब छठा एलिमेंट होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या चीजें हैं, दो मेन बात है। क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं या डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर से डिसीजन लिए जाते हैं और बाकी सबको कन्वे कर दिए जाते हैं। और मोस्टली ये कहाँ कौन सा लेवल होता है कंपनी में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है वो। आगे डिसेंट्रलाइज क्या है कि आपने ऑन द बेसिस, आपने ना ये जो अपनी अथॉरिटी थी ये डेलीगेट कर दी किसी भी बेसिस पे, जियोग्राफिकल बेसिस के ऊपर बात कर लें, या आप कहें आपने डिपार्टमेंट्स को उनसे फंक्शन से रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग क्या कर दी, डेलीगेट। जब कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ना इन्वॉल्व, उसको डिसेंट्रलाइज। तो वो कह देते हैं, आपको डेलीगेट कर देते हैं ये अथॉरिटी कि भाई तुम अपने वर्क स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, अपने जॉब के फंक्शन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग आप खुद कर सकते हैं। अब ये भी ऐसे नहीं है किसी भी कंपनी ने मुंह उठाया तो कह दिया जी हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, दूसरी ने कहा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। नो। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कब अडॉप्ट किया जाता है, नंबर 1 इन्वायरमेंट स्टेबल हो, मतलब बिजनेस सर्कमस्टांसिस कंडीशंस बहुत ज्यादा चेंज ना होती है, नेचर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना, रिजिडिटी ना हो। इसका मतलब स्टेबल, आपको सबसे पहले चीजें पता है कैसा ही होना, और आपके डिसीजन में बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, या आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव या डायनेमिक ना हो तब। फिर नंबर 2, अब ये बोझ अपने ना तो कंधों पे टॉप मैनेजमेंट इसलिए भी उठा के रखती है कि जो आपकी लोअर मैनेजमेंट है वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई। नंबर 3, लोअर मैनेजमेंट को आप, अब ये आपकी भी है कि आप चाहते हैं कि लोअर मैनेजमेंट को उसके अंदर इंक्लूड ना किया जाए, कई रीजन हो सकते हैं।
फिर जब माइनर डिसीजंस हो, जब ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस सिचुएशन में हो या रिस्क हो फेलियर का, तब, और क्योंकि आप चाहते हैं वो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ही वो डिसीजन, जब कंपनी बहुत बड़ी हो। फिर जब कंपनी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करे, यानी कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है, बाकी मैनेजमेंट के लेवल ने, मिडल ने और लोअर, वो क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, फॉलो करना। आगे चलें तो डिसेंट्रलाइजेशन कब होती है? नंबर 1, जब इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स हो, अनसर्टन, आपको नहीं पता क्या सिचुएशन होने वाली है, तो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता होता, वो कई चीजों से अनअवेयर होते हैं। ये तो एम्प्लॉयज और नीचे लेवल को लोगों को पता होता है कि हो क्या रहा है, ट्रेंड क्या जा रहा है। फिर लोअर मैनेजर जो है वो बहुत कैपेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो डिसीजन मेकिंग। फिर जब आप चाहते हैं कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की आवाज भी सुनी जाए, आप उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं, जब डिसीजन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, कॉर्पोरेट कल्चर पे भी डिपेंड करता है। कंपनी बहुत ज्यादा जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो, अब यूनिलीवर की बात करें तो भाई उसको तो एक मैनेजर, ये उसकी तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। क्यों? एक ये भी है ना, देखें, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, हर चीज चेंज हो जाती है। तो आपने तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली सारी चीजें प्रोवाइड करनी। तो वो तो वहां का बंदा हो रखता है ना कि ये हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। फिर जब आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं कि आपकी जो बेसिकली स्ट्रेटजीज हैं वो मैनेजर्स के, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर के डिपेंड अपॉन है, तो उसकी उस डिसीजन में कितनी इन्वॉल्वमेंट है या फ्लेक्सिबल। जी जनाब, पूछें, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो पूछें, शाबाश, हैंड रेस करके भाई भाई। गुड। अच्छा भाई, डर भी लगता है, दो आए हैं, अच्छा जी आशिर। सर ये इसका दोबारा बता दें, कंपनी जियोग्राफिकली डिस्पर्स। हाँ हाँ, पहले ये बताओ आशिर, पीछे क्या टीवी लगा हुआ या ऑफिस में बैठे हुए हो? सर वो घर में बैठा हुआ हम, बैकग्राउंड हाँ आवाज। हाँ, तो फिर जरा कोने, कोई कोना तो ढूंढो, किसी को कोई शक नहीं होगा, टेंशन ना लो, को पढ़ने के लिए कोने में हो। जी सर। ठीक है ना, तब समझ आइए। अच्छा आशिर, बात है, जियोग्राफिकली डिस्पर्स का मतलब होता है कि आपकी आपकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर देन वन जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर बिजनेसेस करती है। मतलब आपकी प्रेजेंस दुबई में भी, आपकी अमेरिका में भी है, आप मिडल ईस्ट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप एशिया में भी हैं, आप सेंट्रल एशिया में भी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो ये डिस्पर्स, समझ आ गई बात? अगर पाकिस्तान में है तो आप नॉर्थ जोन में भी हैं, साउथ में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं, पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में। समझ आ गई बात? जी सर। गुड। हाँ जी फिदा, पूछो क्वेश्चन। अच्छा सर, इसकी बेसिस पे हम इसको को रिलेट कर सकते हैं कि जो टॉल स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज, ये सेम सेम है, और जो फ्लैट है वो सेंट्रलाइज, इनमें को कोरिलेशन बन सकता है? बिल्कुल फिदा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब जिस तरह जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपने अच्छी बात पूछी कि मोस्टली जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसमें डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड रखी जाती है मोस्टली, और डिसेंट्रलाइज जो आप बात करें ना, जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिपेंड अपॉन करती है, सेंट्रलाइज भी हो सकती है, डिसेंट। पर ये देखा गया कि जो टिपिकली जो टॉल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड मिलती है। तो ये है
बिल्कुल इसके ऊपर रिसर्चेस कंडक्ट हुई हुई हैं, बट हम ये 100% नहीं कह सकते कि किसी भी टॉल में डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। ठीक है फिर ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में कह रहे हैं कि उसमें एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इसी हम्म तरह हम टाल में कह रहे थे कि भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सा होता है, तो टाल मेरा डिसेंट्रलाइज से को रिलेट करेगी। आप सेंट्रलाइज का कह रहे हैं। मैंने बताया कि मोस्टली जो एक दुनिया में एक चीज पाई जाती है ना, जिस तरह हम कह रहे हैं कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लेवल ये रखने की वजह ये होती है जहाँ पे टास्क अब बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, और ये तो फिर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी तो सेंट्रलाइज्ड होती है ना, फिर ना यही मैंने ठीक कहा, हो गया, है ना। ठीक हो तो गया। वो ये रीजन होती है, ये उसके बिहाइंड जस्टिफिकेशन है, ये सपोर्ट है कि यस, कि हम ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वहां पे कम्प्लेक्सिटी हाई है। अभी वो आपको सेंट्रलाइज में यही बात कह रहा था, जब डिसीजन आपके कम्प्लेक्स नेचर के हो और इन्वायरमेंट सर्टन हो, कंडीशन अगर चेंज होती है ये फिर वो डिसेंट्रल डिसीजन मेकिंग भी जो है वो सूटेबल नहीं बैठती है, क्योंकि असल में ठीक हो लेबर गया, या आप निचले मैनेजर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। बेहतर हो गया। ठीक हो गया ठीक है, सर। हाँ ठीक ये हो है। गया सर, थैंक जी किसी और का कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन? अच्छा अब एक बात पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ तक पढ़ने के बाद कोई डिफरेंस नजर आया? नंबर वन। नंबर टू, जितनी बातें बोली कि समझ में आई, अब ये मैं पूछ रहा हूँ आगे से लोग कहते हैं यू। गुड हैं, तो वो दो ही केसेस होते हैं, या तो 100% समझ आए या फिर आप समझते ही हैं कि कख सर नहीं समझ। डिफरेंस, डिफरेंस आप किस सेंस में कह रहे हैं मतलब? मतलब पढ़ाने की सेंस, कंसेप्चुअली। नहीं, नहीं सर, बड़ा मजा आया, काफी चीजें ऐसे नई सीखने को मिल रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है सारा कुछ मुझे। ऐसा ही, और सर फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना ऑनलाइन क्लासेस का, अच्छा। तो काफी अच्छा रहा। मैं नहीं समझ रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा से मतलब बंदा अंडरस्टैंड कर लेगा, और काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हम्म। हो रही है सर। हाँ नहीं, मैं रोज ये आया है बाकी जगहों पे ना, हमने भी कई जगहों पे वो वैल्यूएशन के लिए बिठाते होते हैं, तो हम देखते हैं ना ये यूनिवर्सिटीज में टीचर्स जो पढ़ाते हैं या कॉलेजेस स्कूल्स में, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, इसमें ना एक यही फर्क है जी कि हम हर लिहाज से उसमें ना वो हमें पता होता है, हमने अपने आप को मॉडिफाई करना होता है, और ये है यस, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन का प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में ना कॉन्सेप्ट बहुत पहले का आ चुका था, कोरोना की वजह से नहीं, पहले से। जी, ऐसे तो ही है। यस वो डिफरेंस है, बेशक वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, बेशक वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, यस जी है। बाकी ऐसा भी होता है ना, मेरे क्वेश्चन करने का सेंस बेसिकली ये था कि बाज लोग बोलते हैं ना, तो कई लोगों को उनकी उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा होता है। इफेक्टिव टीचर वो होता है बेसिकली क्लास में अगर 60-70 जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, सबको उस टाइम पे अगर उस जो बात मैं बोलता हूँ एज ए टीचर, वो बात अगर आप सारे 100% उस टाइम पे उसको पिक करते हैं। देखें एक चीज का क्लियर ना होना, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो आप उसको फर्दर अपने कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करने के लिए टीचर से क्लियर करते हैं, बट अगर मैं बोलता हूँ और वो 60-70 स्टूडेंट्स को उसी टाइम पे वो चीज इक्वली पिक होती है, तो इफेक्टिव मैं उसको मानता हूँ। तो ये मेरा मानने का मतलब ये है कि भाई कोई ऐसा बंदा कि जिसको मेरे बोलने की समझ ना आती हो या कोई मसला आ रहा हो तो वो बता सकता है, बाकी यही स्ट्रेटेजी हाँ रहेगी। जी। जैसे आपको लेक्चर मिल गया, नोट्स आपने इन्हीं को 100% फॉलो करना है, फिर देखिएगा बस, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी कि हम बात करें कि क्या बुक संभाल है, गया बुक होता में है। ढूंढना पड़ेगा, ये ना, यूं लेक्चर वाइज आपको सारी चीजें मिल जाए। नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आवाज में बहुत क्लैरिटी भी है, और बड़े तअम्मुल से आप समझा रहे हैं, तो हर चीज बड़ी अच्छी पिक भी हो रही है और अंडरस्टैंड भी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है। गुड, खुश रहना, गुड हो गया, गुड हो गया। डिसेंट्रलाइज में मैट्रिक्स का वर्ड लिखा है, उसका क्या मतलब? ये देखें जनाब मोहतरम शाह साहब,
कुछ चीजें ना आपके रोड के दरमियान नहीं छेड़ सकते। ये देखें शाह जी, ये भी हमने आना है यहाँ। वहां पे अगर उसको छेड़ता वो मजा नहीं आता था, तो वो हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ तक जब पहुंचते हैं फिर आपको बताता हूँ उसने वो क्यों कहा है कि सेंट्रलाइज्ड में आपके पास जो है वो जो है ना वो इंटरप्रेन्योरल और जो वो होती है फंक्शन वो आएगी, और यहाँ पे फंक्शनल और मैट्रिक स्ट्रक्चर आता है डिसेंट्रलाइज। वो क्यों कहा है ये अभी बाद में थोड़ी देर सब। अच्छा अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है जी सेंट्रलाइजेशन के। अच्छा यहाँ पे एडवांटेजेस भी बना, ये चीज याद रखें पेपर में, अगर वो आपसे डिसएडवांटेजेस पूछ ले तो जो सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं ये डिसेंट्रलाइज के डिसएडवांटेज हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं वो सेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस, कॉमन सेंस। अच्छा एडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइजेशन के? नंबर 1 कहता है इजी कोऑर्डिनेशन होगी डिसीजन, क्योंकि एक बंदे ने डिसीजन लिया, किसी बंदे को उसके ऊपर इख्तलाफ तो नहीं होगा ना कि भाई इस ये क्यों इन्वॉल्व हुआ या ये उसकी कैपेबिलिटी पे भी किसी को शुबा नहीं होगा, तो उसको हर किसी की सपोर्ट मिलेगी उसमें। सिंपल। आगे नेक्स्ट कहता है एडवांटेज की बात करें, किधर गया, हाँ तो कोऑर्डिनेशन इजी होती है, एक जगह पे सारों को पता है ये। फिर वाइडर व्यू होता है, क्योंकि जब बॉस सोचता है या टॉप मैनेजमेंट सोचती है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको माइंड में रख के वो इस चीज को एड्रेस करते हैं। फिर देन नंबर 2 इंटरेस्ट बड़ा बैलेंस होता है। अच्छा अब अगर ये फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें हमने डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की होती, तो उसमें अगर आपने डेलीगेट किया होता डिसीजन मेकिंग राइट डिपार्टमेंट्स को, तो एचआर वाला तो अपने बेनिफिट की सोचता, मार्केटिंग वाले अपने डिपार्टमेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा सेंट्रलाइज में, ये प्रॉब्लम है। आगे क्वालिटी डिसीजन होते हैं, क्योंकि आपको पता है सीनियर मैनेजमेंट पढ़े लिखे लोग होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगा। ये पाकिस्तान से जरा बाहर निकल के सोचिए, वो यहाँ पे तो आपके सामने बाहर। नेक्स्ट चीपर, और आगे कहता है लेक्स मैनेजर, क्योंकि रिक्वायर्ड होंगे। ये कहता है आगे अगर कोई डिसीजन क्राइसिस बेस्ड है, आपको सडनली करनी है कोई डिसीजन, तो वो सेंटर से वो डिसीजन होगा, वो ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद ही सोचेंगे करेंगे और डिसीजन ले लें। आगे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स होंगे, एक तरह के, अलग अलग नहीं हो सकते। डिसेंट्रलाइज की बात करें एडवांटेजेस, डिसीजंस डेलीगेट करते हैं, इसमें अपने ऊपर लेस बर्डन रखते हैं। सीनियर मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रेस में रहती है, पता नहीं यार दे तो दिए सही भी लेंगे डिसीजन या नहीं लेंगे। ये भी ठीक है कि दे भी दिया फिर भी नहीं जान छोड़े, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होता है, वो कहते हैं यार हम पे ट्रस्ट किया बॉस ने। देन फिर लोकल लेवल के जो प्रॉब्लम होते हैं वो उनको आप बड़ा इजीली एड्रेस कर सकते हैं। इसमें भी कहता है डिसीजन मेकिंग क्विक, उसमें भी कहता है वो बेसिकली अगर कोई सडनली लेना पड़े ये क्विक डिसीजन मेकिंग कि आप अपने फंक्शन से रेलेवेंट जो डिसीजन है वो बड़ा जल्दी लेते हैं। फिर जूनियर मैनेजर्स की भी स्किल एस्टेब्लिश हो रही होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिसीजन मेकिंग में रोल ले रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है। हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो परफॉर्म करता है और लोकली आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, ये अभी तक हमने ग्राउंड बनाया था,
समझे, वो विकेट तैयार हुई थी, बैटिंग अब हमने करनी है। कैसा तैयार हुआ, यहाँ से कॉन्सेप्ट पता लगे, क्योंकि ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स। असल ये पीछे जितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था ना, वो इन चीजों के लिए था। नमाज से पहले आपने वुजू किया, नियत की, अब आप अल्लाह अकबर करने लगे, तो ये यही है। दुनिया में 5 मेजर, कुछ लोग कहते हैं 4, कुछ लोग कहते हैं 5, डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ 5 क्यों कहते हैं, 4 क्यों कहते हैं। कहता है हम 5 कंसीडर करें या 4 करें, रीजन आपको बता देता हूँ क्यों। बहरहाल पहला जो स्ट्रक्चर है ना, वो है इंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओन्ड एंड कंट्रोल सिंगल पर्सन करता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको ओन्ड एंड कंट्रोल सिंगल पर्सन करता है, बट इट इज मैनेज्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यानी कि आपके एक ही ओनर है, हर चीज देखनी उसने, बट उसके अंडर डिफरेंट लोग वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। अब काइंडली ये ना सोचिएगा सोल प्रोपराइटर शायद इसमें आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड है। ठीक है, तो हमने ये बड़ी अलग बात होती है, मोस्टली लोग ना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। कई कई एजुकेशन लेवल वो कर जाते हैं क्लियर, बट उनको ये की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। पढ़ाने वाले का भी कसूर है। बहरहाल एक चीज यहाँ पे मैंने क्या, ओन्ड बाय सिंगल पर्सन एंड कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन बट मैनेज बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आया तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं बिजनेस नहीं कह रहा, मैं ऑर्गेनाइजेशन कह रहा। 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ये स्ट्रक्चर है। इंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज बात आता है, इनको डायरेक्टली कंट्रोल करता है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। ये वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, बिजनेस में भी पढ़ा होगा। कई लोग इसको समझते हैं ये बिजनेसमैन। इंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है भाई, बिजनेसमैन से। पहली बात, हम तो हर जगह पढ़ाने वाला भी ये कहते हैं बिजनेसमैन से, क्यों समझे। इंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो मार्केट के अंदर न्यू आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अगर उसके पास अपने उस आइडिया, उस अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, देन ही बिकम्स टू बी अ बिजनेसमैन। ये कोई मैनेजर भी हो सकता है जिसने कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू इनोवेशन कर दी। एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट साइंसेज में ही पढ़ाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। हम इंग्लिश के सारा दिन कई वर्ड्स बोलते हैं, वो वर्ड्स हमने किसी को बोलते हुए सुना था, किसी एंकर को, किसी मॉडल को, या ये हमें उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स का, या जो कहते हैं ना ये यूज कब होता है, ये नहीं पता होता। ये एक रियलिटी है। हम प्रिटेंड करते हैं वी आर मॉम डैड्स। मॉम डैड नहीं, बेबीज बारह। आगे चलते हैं। इंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी, तैयब पूछें।
सर ये पूछना था कि ये जो आइडियाज होते हैं मतलब ये बिजनेस के रिलेटेड ही हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, मतलब रिलीजियस हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, या बिजनेस के हवाले से? हाँ देखो, तैयब इंटरप्रेन्योर ना, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये जिसका कॉन्सेप्ट कितना टिपिकल है ना, ये वो तगड़ा वो बताएगा। नंबर वन, जो अगर तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग है, आइडिया इनोवेशन ये देन उसको हम इसमें लेते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक है वो नहीं ली जाती, उसमें हम बोलते हैं ओरिजिनेटर्स हैं। ये फर्क है दो बातों, समझ आ गई लड़के? उसको ओरिजिनेटर्स बोला जाता है। इसके अंदर सिर्फ ये है, हम जी कभी सर। ये, हाँ ये नहीं कहते ना इसने नमाज का ये तरीका इजाद किया या ये किया वो किया तो ये इंटरप्रेन्योर नहीं, वो ओरिजिनेटर्स होते हैं बोलते हैं। और उनकी बेसिस पे स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं आइडियाज। इनोवेशन की बेसिस पे स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है। ये चीज फर्क है। सर रिसर्चर जो होते हैं इनको भी एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं? डिपेंड करता है वो किस चीज की रिसर्च कर रहा है। यस, अगर उसने रिसर्च की और वहां से उसने कोई न्यू मेडिसिन निकाल ली या कोई न्यू फार्मूला हो गया या कोई ऐसी वैसी होगी तो यस लड़के उसमें, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट पेटेंट राइट और कॉपीराइट वो क्लेम करेगा, यस तब हो सकता है। ठीक है, बाकी नहीं। अब ये हम मैनेजमेंट एचआर मार्केटिंग इसमें को कर रहे हैं, इसमें कुछ भी, इसमें नहीं हो सकता। एडवांटेजेस क्या है इंटरप्रेन्योरल के? फास्ट डिसीजन मेकिंग है, एक ही बंदा है ना, उसी ने डिसीजन लेना है भाई, सिंपल। आगे नंबर टू, मोर रिस्पॉन्सिव होगा टू मार्केट। अच्छा, ये मोर रिस्पॉन्सिव मतलब ये कस्टमर की नीड को ना फौरन देखेगा, चाहता क्या है, क्योंकि इसको डर है ना, एक बंदा है, ओनर एक है, सारे रिस्क उसने बियर किया हुआ है। तो ये चाहता है मेरा कस्टमर क्या चीज चाहता है मैं उसको प्रोवाइड करूं। इसकी एग्जांपल देता हूँ, देखें ये जो मोस्टल रेस्टोरेंट्स के ओनर होते हैं ना, ये खुद खड़े होते हैं कई साइड पे, देख रहे होते हैं कैसी सर्विस दी जा रही है, पूछते भी हैं कस्टमर से। तो वो जो चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं ये गोल कॉन्ग्रेंस, इसमें एडवांटेज। ये चाहते हैं ना कुछ अचीव करना। अब एक बंदा इतना बड़ा बिजनेसमैन हो ये और बेचारा क्या करेगा, कहाँ तक पहुंचे, इनमें तो होता है ना आप ग्रो करें बिजनेस पे। इसका इंटरप्रेन्योर का कंट्रोल हाई होगा ओनर का, क्योंकि एक ही बंदा है, उसे हर चीज का पता होता है, एम्प्लॉयज के नाम तक पता होता है। फिर इनका रिलेशनशिप अपनी वर्क फोर्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होता है, क्योंकि एक ही लेवल है ना, वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है अपने वर्क फोर्स के साथ। डिसएडवांटेज बात करें, कैरियर स्ट्रक्चर नहीं। यहाँ पे आपको मोस्टली ये नहीं मिलेगा कि अच्छा मैं एम्प्लॉय आया था, कल को मैं सुपरवाइजर बनूंगा, देन असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा, फिर मैनेजर बनूंगा, फिर डायरेक्टर बनूंगा, इस किस्म के तो है ही नहीं है। फिर डिपेंडेंट, ये बिजनेस डिपेंडेंट होता है डिफरेंट लोगों की कैपेबिलिटीज पे, मैनेजर कितने तगड़े या ये। फिर वो कहता है ये बिजनेस स्ट्रक्चर जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये कॉप नहीं कर सकता डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ। अच्छा, ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह का इन्वेस्टमेंट, एक तरह की नेचर वो ना रखे, मल्टीपल होने चाहिए। रिस्क के अगेंस्ट ये टेक्निक है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। एक तरह की इन्वेस्टमेंट मत करें, मल्टीपल टाइप की इन्वेस्टमेंट। तो ये ग्रोथ के साथ नहीं, क्योंकि फंड नहीं अवेलेबल होता, ये रीजन। जी जनाब, इंटरप्रेन्योरल क्लियर है? ठीक है।
आगे चलते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी आप ऊपर पढ़ के हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस फंक्शन। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो आप डिपार्टमेंट्स की बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इनमें डिवाइड किया, इसकी बेसिस पे डिपार्टमेंट। ये देखिए कैसे, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मार्केटिंग, HR, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये इसको क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला नंबर 1 इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये वर्ड बेसिकली इकोनॉमिक्स में से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है हाउ टू मिनिमाइज पर यूनिट कॉस्ट। अब यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है, अब मैं बताता हूँ। देखिए अगर कोई काम स्पेशलाइज पर्सन करेगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, तो पक्की बात है मटेरियल जब कम वेस्ट होगा तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे तो स्पेशलाइज बंदे हैं ना, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस के जो लोग हैं, तो स्पेशलाइज बंदे जब परफॉर्म कर रहे हैं तो वेस्टेज या रिसोर्सेज ये प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, आउटपुट ज्यादा दें, तो ये कहता है एडवांटेज। आगे स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मार्केटिंग में मार्केटिंग के, HR में HR के, फाइनेंस में फाइनेंस के, और हर टास्क स्पेशलाइज्ड मैनर में परफॉर्म, तो स्टैंडर्डाइजेशन एक ही तरह। इस स्ट्रक्चर में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो फाइनेंस वाला फाइनेंस में बैठा हुआ ना, मार्केटिंग वाला नहीं। बट ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी पे। कई ऑर्गेनाइजेशन में इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं भी होता। उसके बाद इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। आप एम्प्लॉय आते हैं, डायरेक्टर लेवल तक, CEO लेवल तक पहुंचते हैं। डिसएडवांटेज एम्पायर बिल्डिंग। ये जो डिपार्टमेंट का हेड होता है ना, चौधरी बन के बैठा होता है, मैं जो कहता हूँ बस मेरे ऑर्डर फॉलो। उसने अपनी एक सल्तनत बनाई है। देन स्लो हर लिहाज से, डिसीजन मेकिंग, बाकी सारा कुछ। फिर इसमें पेपर वर्क ज्यादा होगा, ये डिफरेंट फंक्शंस में कंफ्लिक्ट आएगा, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, बाकी सारा। और ये कॉप नहीं करता डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको जहाँ चेंज और मल्टीपल चीजें करने की जरूरत है आप नहीं कर पाते, एक ही प्रोजेक्ट। अच्छा अब याद रखें, ये स्ट्रक्चर सूटेबल है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और एक बात, हर बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इनिशियल फॉर्म में कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरल होती है, इंटरप्रेन्योरल से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं फंक्शनल में, देन बाकी स्ट्रक्चर है। जी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज ना समझ आई हो, पूछें। क्लियर, आगे चलते। आगे है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है। बेसिकली जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, अब ये जो डिवीजन है ये कई बेसिस पे होती है। नंबर 1, इसमें प्रोडक्ट बेस भी होती है, जियोग्राफिक भी होती है, प्रोसेस, कस्टमर। ये जो ऊपर आप फंक्शन ऊपर नहीं पढ़ गए थे, डिपार्टमेंटलाइजेशन जिस बेसिस पे होती है उसकी बात कर, ये वही है। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये जो डिविजनल होता है, जो डिवीजन आप बनाते हैं कोई भी, उस ईच एंड एवरी डिवीजन को बोला जाता है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, क्योंकि उस यूनिट से रेलेवेंट स्ट्रेटेजी, उसकी मैनेजमेंट जो होगी, यानी कि इसमें जनरल मैनेजर का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ना
हम लोग नोट है हमारे पास, बट ये जो बिजनेस सेंस है या टेक्निकलिटी होती है ये नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है ना पाकिस्तान में। अब्बा चौधरी था, बेटा भी चौधरी बाद में। हम तो यहाँ कंपनी लिखते हैं और बाहर तख्ती लगा देते हैं जनरल मैनेजर। और वहाँ जीएम ये डिविजनल स्ट्रक्चर में होते हैं, बेसिकली ईच एंड एवरी डिवीजन को जो हेड करता है वो जनरल मैनेजर करता है। हम तो यहाँ शादी हॉल खोल के बैठते हैं और बाहर लिख देते हैं जनरल मैनेजर, जनाब ये ओनर जनरल मैनेजर बन के बैठ। हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लम्हे फिक्रिया भी है। हर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वर्ड्स यूं नहीं है, वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स अलग है। हम किसी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उसको जो हेड करता है डिवीजन, ये उसको मतलब किसी और डिपार्टमेंट हेड को हम जीएम नहीं बोलते। यहाँ पे हमारे यहाँ भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, और फोरम ऐसा नहीं, तो वहां पे भी वो कहते हैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग, जनरल मैनेजर सेल्स। नो, ये डिवीजन में होती है। अब इसमें एग्जांपल देता हूँ डिविजनल स्ट्रक्चर की। दुनिया की सबसे बड़ा डिविजनल स्ट्रक्चर यूनिलीवर। फूड आइटम्स अलग, बेवरेजेस अलग, शैम्पू अलग, सोप्स अलग, डिटर्जेंट्स अलग, कुकिंग ऑयल अलग, आइसक्रीम अलग, हर प्रोडक्ट का ये जो डिवीजन। और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन, जोग्राफिकल भी है, एक से ज्यादा यूनिलीवर तो दुनिया के हर मुल्क में। कस्टमर बेस्ड भी। अच्छा, कई लोग ना इसमें जो मैंने आपको कहा था 5 का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, वो लोग ना जियोग्राफिक को भी एक स्ट्रक्चर मानते हैं, जबकि जियोग्राफिक एक डिवीजन है। वो डिवीजन तो किसके अंदर आएगी, डिविजनल स्ट्रक्चर के आएगी, तो वो लोग जियोग्राफिक को अलग समझ लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 4 और 5 का, वो ये एग्जिस्ट करता है। आगे चलते नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब देखिए यूं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। अब यहाँ पे जनरल मैनेजर 1, जनरल मैनेजर 2, जनरल मैनेजर 3 है। ये डिटर्जेंट्स का हो सकता है डिवीजन, ये कुकिंग ऑयल का हो सकता है, ये सोप्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है, नंबर 1 ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, सारी बात। अब देखें ना, अगर आप सिर्फ शैम्पू में जाएं, एक डिवीजन उनका, कितने ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं सनसिल्क के, सारे उन्हीं के हैं, लाइफ बॉय से लेके डव तक, सब यूनिलीवर का भाई। और हमारे तो कई लोग खड़े होते हैं तो बस सीधा बोल देते हैं, इंक्लूडिंग हमारे लीडर्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन करें। तो आप अपना क्या बनाते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन। और भाई भूखे मर जाओगे, खुदा का नाम लिया। नंबर 2, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर प्रोडक्ट की, हर डिवीजन को। जो जनरल मैनेजर उसको पता है मैंने अपने डिवीजन को सक्सेसफुल बनाना। नंबर 3, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग में वो ट्रेंड होता है अपने उस पर्टिकुलर चीज से। तो जो शैम्पू वाला है, अब यूनिलीवर का जो डिवीजन हेड है शैम्पू का, तो वो कोई आम बंदा थोड़ी होगा। उसको आप सोचें ना, जो सनसिल्क को भी हेड कर रहा है, जो पेंटीन को भी, थ्रेसमी को भी, डव को भी, तो उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या होगा, सोच ही लें फिर आप लोग। आगे, ये इजीली एडाप्टिव होता है फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप और चाहें तो यूनिलीवर के शैम्पू में डेली डेली कोई ना कोई नया आ जाता है। पाकिस्तान में तो ये, पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ये हो गई है ब्रांड्स। इतनी प्रोडक्ट लाइन नहीं होती थी जितनी हमने कर दी है। इसमें क्रेडिट जाता है ये हमारी जन्नती औरतों को, इनको सलूट है मेरा, लेडीज को। क्यों,
देखें इनका मसला क्या है, मसला ये है कि इनको बाथरूम में जिस कलर की टाइल लगी है टॉवल भी उसी कलर का चाहिए, इनको साबुन भी उसी कलर का चाहिए, इनको शैम्पू भी मैचिंग चाहिए। तो ये जो कंपनी सनसिल्क है, पिंक, ब्लैक, येलो, ये क्या है, ये यही तो साइकी है जो मार्केटर ने इनसे आइडेंटिफाई की है पैटर्न। और ये अब उसे मैं शॉप पे खड़ा, वो एक बंद लेडी आई, वो कहती है भाई मुझे मूंगिया कलर का साबुन दे दो। अब वो मैं भी उसका मुंह देख रहा हूँ, शॉपकीपर भी देख रहा है, हम अब हमें ये नहीं समझ आ रही ये मूंगिया कलर कौन सा होता है भाई। तो ये करना पड़ता है, कंपनीज की मजबूरी है, नहीं तो कंपटीशन से आउट हो जाता है। आगे टॉप मैनेजमेंट फ्री है, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेंगे, सारी चीजें उन्होंने जनरल मैनेजर पे डाल दी, खुद वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे कंपनी के अदर जो डिसीजंस लेने हैं। हमने नया प्लांट कहाँ ओपन करना है, नई किस कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, इस किस्म के डिसीजंस पे वो लेते हैं। आगे इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, नंबर 1 लॉस ऑफ कंट्रोल होगा। वो क्यों होगा लॉस ऑफ कंट्रोल? इस वजह से क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ज्यादा ध्यान नहीं देगी और सारी चीजें तो जनरल मैनेजर के हाथ में, तो वहां पे वो क्या होगा, चांसेस क्या है, वहां पे चांसेस ये हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल लूज हो जाए। ये भी होता है, यहाँ पे गोल कर्जेंस नहीं होती, अब इतना कुछ तो अचीव कर लिया और पीछे क्या किस चीज के लिए आप दौड़ रहे हैं। फिर डुप्लीकेशन बहुत हाई होती है फंक्शंस। आप देखिए ना, शैम्पू डिवीजन है उनका, पेंटीन भी है, ये अलग ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं। तो जॉब रोल से रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोचें कितनी डुप्लीकेशन वर्क एक्टिविटीज अराइज होती हैं। फिर इस स्ट्रक्चर में ना स्पेशलिस्ट आइसोलेटेड फील करते हैं। क्यों आइसोलेटेड, घुटा घुटा या ये उसी चीज से रेलेवेंट। लड़के ने पूछा था ना मल्टीटास्किंग, ये तो है नहीं, क्या करें, सारा दिन शैम्पू शैम्पू ही देख रहे हैं। आगे सेंट्रल कॉस्ट एलोकेशन बड़ा प्रॉब्लम। एक लेवल पे आप क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मेरे से ज्यादा तो शायद आपको इस चीज पे क्लियर हो। अब बातें हैं, वो लड़के ने पूछा था सर वहां पे मैट्रिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। अब देखें, ये भी आपने डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा ना, हमने कहा यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट नहीं इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, जीएम, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। फंक्शनल में हमने कहा था, वो उसने वहां लिखा होता है ना फंक्शनल और मैट्रिक्स, ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में होगा। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर। अच्छा सुनो, आगे चलते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये वो मूवी नहीं है ना, मैथ वाली मैट्रिक्स है, ये कुछ और मैट्रिक्स है। अच्छा मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, इसको आसान डेफिनेशन क्या है, आसान भाषा में बोलते हैं, द मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बिल्कुल यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें फंक्शनल और डिविजनल दोनों एस्पेक्ट्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये देखें, ये होता है। अब ये देखें, फंक्शनल ये है, ऊपर डिपार्टमेंट्स है ना, और ये यहाँ पे ये अलग से डिवीजन हुई हुई है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, बैरियर टाउन, जिसकी एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट ए से रेलेवेंट हर चीज वहां पे उनका अलग एचआर भी होगा, मार्केटिंग भी, फाइनेंस भी, बट वो किसके साथ, हेड ऑफिस में लिंक है प्रोडक्शन के साथ। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें
फंक्शनल और डिविजनल दोनों हो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब एडवांटेजेस क्या है? वही जो एडवांटेजेस हैं फंक्शनल के और डिविजनल के, वो दोनों इसके एडवांटेजेस कंबाइंड हो जाएंगे। फिर फ्लेक्सिबल होता है, किस वजह से? क्योंकि रिस्पॉन्सिव होता है, डायनेमिक है, जैसे चेंज आते हैं ये अडॉप्ट करते हैं चेंज। कस्टमर ओरिएंटेशन हाई होती है, क्योंकि हेड ऑफिस में बैठे हुए लोग नहीं, बाकी यहाँ पे भी जो ब्रांच ऑफिस होता है उसमें कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट टारगेट करते हैं कस्टमर। आगे टीम वर्क, ओपिनियन शेयरिंग बात करें, और एक्सपर्टीज लेवल ये हाई होता है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज ओपिनियंस मिल के। डिसएडवांटेजेस क्या है? डुअल कमांड, डबल बॉसेस बैठे, कंफ्लिक्ट भी ज्यादा है, इख्तलाफात। फिर फंक्शनल अथॉरिटी डायलूट हो जाती है। फंक्शनल मतलब जो आप डिपार्टमेंटल लेवल की बात कर रहे हैं ना वो, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स होती हैं, और बॉस अगर वेला हो तो वो बुला ही लेता है, वैसे ही आज ये मीटिंग है, कल वो मीटिंग। उसके बाद ऐसे ऐसे। एडमिन कॉस्ट हाई है, क्योंकि अननेसेसरी स्टाफ। तो ये था जनाब आज का। अब आप खुल के बारी बारी पूछ सकते हैं कोई मसला मसाइल। उम्मीद करता हूँ सब समझ आई होगी, ऊपर से कुछ नहीं गया होगा। नहीं, बहुत थॉरली जी, समझाया। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल पूछना? नहीं है? सोच लें, पूछ लें। नहीं सर, इतना थॉरली माशाल्लाह समझाया है कि क्वेश्चन कोई बचता ही नहीं है। चलो, अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, वो ये करते हैं कि अब ये टॉपिक सर आज हमने पढ़ा है, और ये पढ़ते साथ अगर आपको ये चीज आइडिया हो कि भाई इस पेपर के अंदर एग्जामिनर इस चीज से रेलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसमें से सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या पॉसिबल क्वेश्चन क्या होगा, तो हम देख लेते हैं वो क्या बनेगा। आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन ना पिफा में आया हुआ है एक साल में। ये आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ फिर, क्योंकि कल हमने यहीं से आगे जाना है, ताकि आपका माइंड बन जाए और आपको ये चीज पता हुआ करे डेली कि हमने जो चीज पढ़ी है हमने इसको पेपर के हिसाब से कैसे टारगेट करना है। ग्रिप सब्जेक्ट पे आपकी तब होगी, और मजा तब आता है कि आपको पहले दिन पता है कि हमने किस तरह की चीज करनी। ये इस तरह इसी बेसिस के ऊपर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन उसने एक सिनेरियो दिया, उसके बाद वो कहता है कि बताएं कि अगर एक कंपनी ने इनअप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया। हम इसकी फुल प्रैक्टिस करेंगे जब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको कुछ सिनेरियोज भी सॉल्व करने सिखाऊंगा, साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर, उसको लिखा किस तरह से जाता है, किस क्या मैनर क्या होता है, ये सारा कुछ। अच्छा, ये इर्तजा ने पूछा जी, ये जो मटेरियल शेयर किया है ये हमारे पेपर्स के लिए। यार इर्तजा देख यार, मैं इतना वेला तो हूं नहीं, या पिफा मुझे इतने एक्स्ट्रा पैसे तो पे नहीं करता, ये बाकियों से काम नहीं करते हैं कि भाई मैं ये बैठ के तेरे लिए इतना काम करूंगा। तो लड़के, ये अगर इतना काम करके दिया है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के फायदे के लिए दिया, और इसमें हर चीज कवर होगी। कुछ मैंने कल ही उस दिन कह दिया था, बुक शेयर करने में मुझे कोई मसला नहीं है, वो 2-3 बुक्स हैं वो कर देता हूँ, उसमें भी ये अंदर अंदर से कई टॉपिक्स हैं। ये इसलिए कंपाइल करके दे दिया भाई कि मसला ना आए किसी भी किस्म का। ठीक है इर्तजा? और कुछ ना फॉलो करें, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ भी मत फॉलो करें, ये फॉलो करें। इर्तजा मिल गया आंसर? तो बनी बनाई खीर आपको दी जा रही है, खाएं, एंजॉय करें।
तो एक क्वेश्चन तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। ठीक है, एक बात। दूसरी और देख लेते हैं हम, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि इसके हिसाब से बनता हो। यस, ये भी बनता है। ये देखें, मैट्रिक स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज आपसे पूछ ले। फिर यूं ही ये ऑर्गेनिक, वो टॉल फ्लैट में जो हमने मैग्निस्टिक और ऑर्गेनिक पढ़ी वो। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली बन सकते हैं। तो फिर यूं भी आपसे चार्ट भी पूछ सकता है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज हैं और आए हुए भी हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मतलब है इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। आज आपने सिर्फ एक काम करना है, कल क्योंकि हमने उस पोर्शन के ऊपर जाना है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आज रात में किसी टाइम पे ना, वो पहला लेग था आज तो मैंने सुबह इसलिए वो सेंड किए, बाकी इंशाल्लाह आज रात को मैं सेंड करता हूँ अगला वाला, कल वाला। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी हम करेंगे अगली क्लास में उसकी चीज़ें आपको पहले अवेलेबल होंगी, तो वो रात को मैं सेंड कर दूंगा। एक काम कीजिएगा, आज ये सिर्फ सोचिएगा कि जैसे एक लड़के ने उसमें और एक सिद्रा और वो उन्होंने भी बात की थी ना, कि हम ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है। नंबर 1, इसको एज ए मैनेजर सोचें। आप अपने आप को कंसीडर करें एज ए मैनेजर। वो एक अजीब सी बात है, पर कर लीजिएगा कंसीडर, है थोड़ी देर के लिए ना, सोचने में। तो कंसीडर करें स्ट्रक्चर क्या सूटेबल होगा। नंबर 2, अगर हम सही स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे, इनमें से टॉल की जगह फ्लैट कर लेंगे, फ्लैट की जगह टॉल कर लेंगे, डिविजनल की जगह मैट्रिक्स पे चले जाएं, या मैट्रिक्स की जगह इंटरप्रेन्योरल पे चले जाएं, तो इसका असर क्या पड़ता है कल। क्योंकि यहाँ से ये बात हमने आगे लेके चलनी है विद, जो कल हम साथ आगे टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, वो होगा विजन, मिशन, कंपनी, ये स्टेटमेंट क्या चीज़ें होती हैं, कौन सेट करता है। तो कल इसको फिर फर्दर आगे लेके जाएं। जी, कोई बात पूछना चाहें? बाकी एनी टाइम जी, किसी भी टाइम पे कोई मसला है टेक्स्ट करके आप लोग, कोई अगर बात समझ नहीं आई या पढ़ रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ जो मैंने पहले दिन आपसे रिक्वेस्ट की थी, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मेरे में मोटर नहीं लगी हुई, थोड़ी देर बाद कहीं रिप्लाई आए या ये, तो वो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, फुल सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, चलें जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, आजू बाजू वाले की तरफ मत देखें, अपने पैसे इस्तेमाल करें। कल तक अल्लाह हाफिज।